नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एशिया कप के ग्रुप ए मैच की, जो 19 सितंबर 2025 को अबू धाबी में भारत और ओमान के बीच खेला गया था। हाँ, और हमारे पास कई सारे स्रोतों से जानकारी है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ESPN, क्रिकइन्फो वगैरह। बिल्कुल। तो हम इन सब रिपोर्ट्स को खंगाल कर देखेंगे कि इस मैच में क्या खास हुआ। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ स्कोर बताना नहीं है। हम ये समझेंगे कि मैच में क्या महत्वपूर्ण घटा, कौन से खिलाड़ी चमके और इस मैच के आगे के लिए क्या मायने हैं। हाँ, मतलब भारत जीता तो 21 रनों से, लेकिन ओमान ने जिस तरह टक्कर दी और फिर अर्शदीप सिंह का वो रिकॉर्ड, काफी कुछ था इस मैच में। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत ने पहले बैटिंग की हाँ, और 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन बनाए। ये स्कोर ठीक ठाक कहेंगे या मजबूत? देखिए 188 T20 में एक अच्छा स्कोर तो है ही, खासकर अगर पिच थोड़ी धीमी हो जैसा कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी। तो हाँ, ये एक चुनौतीपूर्ण टोटल था ओमान के लिए। राइट। भारत में शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन शायद इसे और बड़ा बना सकते थे। उस पर आएंगे। हाँ, जरूर। अच्छा, जवाब में ओमान ने भी मतलब हार नहीं मानी। पूरे 20 ओवर खेले, हाँ, खेले। 4 विकेट खोकर 167 रन बनाए, तो अंत में भारत 21 रन से जीत गया। जी, पर ये जो 21 रन की जीत है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताती। वही मैं कह रही थी। हाँ, कागज पर तो लगता है कि ठीक है, आराम से जीत गए, लेकिन मैच में एक टाइम था जब वो ओमान की साझेदारी चल रही थी। हाँ, तब मुकाबला काफी करीबी लग रहा था। ये कोई एक तरफा मैच नहीं था, जैसा शायद कुछ लोग सोच रहे थे। सही। ओमान ने दिखाया कि वो लड़ सकते हैं। बिल्कुल, भारत को सोचने पर मजबूर किया उन्होंने। हाँ, ये बात तो है। चलिए अब भारत के हीरोज की बात करते हैं, जिन्होंने जीत में अहम रोल निभाया। संजू सैमसन। सबसे पहले 45 गेंद 56 रन। ये पारी कितनी जरूरी थी? बहुत बहुत जरूरी। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो एक एंड से किसी का टिकना बहुत अहम होता है। सैमसन ने बिल्कुल वही किया। सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने सिचुएशन को समझा, पारी को एक बेस दिया। जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने भी कहा है, जब शायद विकेट गिर रहे थे या रन रेट थोड़ा कम था, उनका खड़ा रहना भारत के लिए बहुत क्रुशल था। समझदारी वाली पारी थी वो। और उनका साथ देने आए अभिषेक शर्मा। सिर्फ 25 गेंदें और 38 रन। ये तो काफी तेज था। हाँ, अभिषेक शर्मा का रोल बिल्कुल अलग था। सैमसन अगर एक तरह से एंकर थे, तो अभिषेक का काम था टेम्पो बढ़ाना। हाँ, और उन्होंने वो बखूबी किया। उनकी उस तेज पारी ने ये पक्का किया कि भारत बीच के ओवरों में धीमा ना पड़े, एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता रहे। अच्छा। तो ये दिखाता है कि टीम में अलग अलग रोल निभाने वाले प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी। अर्शदीप सिंह, इनका जिक्र तो करना ही पड़ेगा। विकेट तो लिए ही, पर वो रिकॉर्ड। अरे हाँ, वो तो कमाल ही हो गया। अर्शदीप के लिए ये मैच यादगार बन गया। जैसा NDTV स्पोर्ट्स और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी हाईलाइट किया है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए वो। पहला भारतीय तेज गेंदबाज। वाह। हाँ, और सबसे तेज, मतलब किसी भी और भारतीय पेसर से कम मैचों में ये किया है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि वो कितने कंसिस्टेंट हैं, प्रेशर में विकेट लेने की उनकी काबिलियत, उनका स्किल, डेथ ओवर्स में वो कितने जरूरी हैं भारत के लिए, ये हम सब जानते हैं। वाकई जबरदस्त उपलब्धि है। लेकिन क्या सिर्फ अर्शदीप ही थे? कुलदीप यादव के बारे में भी बात हो रही है कि काफी किफायती रहे वो। हाँ, कुलदीप की भूमिका को कम नहीं आंक सकते। ESPN, क्रिकइन्फो और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने उनके स्पेल के महत्व को बताया है। ओके। जब ओमान वाले वो आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा जब वो पार्टनरशिप बना रहे थे और लग रहा था कि मैच थोड़ा भारत के हाथ से निकल रहा है, हाँ, वो दौर था एक। तब कुलदीप ने बीच के ओवरों में आकर रनों पर ब्रेक लगाया। सिर्फ 25 रन दिए 4 ओवर में और एक विकेट भी लिया। उनकी उस कसी हुई गेंदबाजी ने ओमान पर दबाव वापस बनाया और रन रेट को काबू में रखा। इससे बाद के बॉलर्स को मदद मिली। सही। ये तो हुई भारत की बात। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ओमान ने भी इस मैच को दिलचस्प बनाया। आमिर कलीम की वो पारी 64 रन सिर्फ 46 गेंदों में, ये तो शानदार जवाब था। यकीनन। आमिर कलीम की पारी वो ओमान के चेज की जान थी। बिल्कुल, वो डरे नहीं, भारतीय बॉलर्स पर अटैक किया उन्होंने। 64 रनों की पारी में दिखाया कि बड़े शॉट लगा सकते हैं, प्रेशर झेल सकते हैं। उनकी पाली ने ही ओमान को मैच में बनाए रखा था और भारतीय कैंप में थोड़ी टेंशन तो जरूर पैदा की होगी। और उनका साथ निभाया हम्माद मिर्जा ने। उन्होंने भी अर्धशतक लगाया, 42 गेंदों पर 50 रन। इन दोनों की पार्टनरशिप तो खतरनाक हो गई थी। बिल्कुल,
कलीम और मिर्जा के बीच दूसरे विकेट के लिए 93 रन जुड़े। 93 रन? हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने इसे ओमान की पारी का सबसे अहम फेज बताया है। उस पार्टनरशिप के दौरान सच में लग रहा था कि ओमान शायद कुछ बड़ा कर देगा, कोई उलटफेर। हाँ, लग तो रहा था। उन्होंने न सिर्फ स्कोर बढ़ाया बल्कि इंडियन बॉलर्स और कप्तान पर प्रेशर भी डाला कि रणनीति बदलो। ये दिखाता है कि एसोसिएट टीमें भी अब टक्कर दे रही हैं बड़े स्टेज पर। और हाँ, शुरू में वो जतिंदर सिंह ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए थे ना। हाँ, ESPN क्रिकइन्फो ने नोट किया था उसने ओमान को एक ठीक-ठाक स्टार्ट दिया था। तो फिर मैच का टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? कैसे ओमान ये मैच हार गया और भारत ने वापसी कर ली? वो 93 रन की पार्टनरशिप तो बहुत बहुत खतरनाक दिख रही थी। हाँ, वो साझेदारी वाकई खतरनाक थी, लेकिन अक्सर क्या होता है ना, बड़े मैचों में 1-2 ओवर ही खेलकर रुख बदल देते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 चीजें हुई। पहली तो जाहिर है उस पार्टनरशिप का टूटना। कलीम और मिर्जा सेट हो गए थे, खुलकर खेल रहे थे। भारत को विकेट चाहिए ही चाहिए थे उस वक्त। और वो मिले कैसे? किसने ब्रेक थ्रू दिलाया? भारत ने बीच के ओवरों में वापसी की, करीब 15वें से 17वें ओवर के आसपास। बॉलिंग टाइट की, फील्डिंग में भी थोड़ी चुस्ती दिखाई। अच्छा। और हिंदुस्तान टाइम्स और ESPN क्रिकइन्फो दोनों ने हार्दिक पंड्या के उस कैच का जिक्र किया है, आमिर कलीम का कैच। हाँ, वो वाला। वो मैच का एक बड़ा मोड़ था, मुश्किल कैच था और कलीम उस वक्त बहुत डेंजरस लग रहे थे। उनका आउट होना ओमान के रन रेट पर बड़ा असर डाल गया। सही का। और दूसरा पहलू, जैसा हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इशारा किया, वो ये कि भारत ने कई बॉलर्स को ट्राई किया है। कप्तान ने अपने मेन बॉलर्स के अलावा दूसरों को भी इस्तेमाल किया है। हाँ, ये बात नोट करने वाली है। ये एक तरह की शायद स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, सुपर 4 से पहले सबको मैच प्रैक्टिस देना, देखना कि प्रेशर में कौन कैसा करता है। हो सकता है। कभी कभी इससे रिस्क भी होता है कि लय बिगड़ जाए, लेकिन इस मैच में भारत को आखिर में सफलता मिल गई। ओमान वो बड़ी पार्टनरशिप टूटने के बाद फिर वो मोमेंटम पकड़ ही नहीं पाया। दिलचस्प है कि भारत ने इसे एक तरह से एक्सपेरिमेंट की तरह भी देखा। चलिए अब नतीजों पर आते हैं। इस जीत से भारत ग्रुप ए में टॉप पर रहा, 3 मैच जीते। इसका क्या महत्व है? ग्रुप टॉप करने का मतलब है कि आप सुपर 4 में एक मजबूत पोजीशन से जा रहे हैं। हाँ। जैसा ESPN क्रिकइन्फो और क्रिक टुडे ने कहा, ये टीम के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। लगातार 3 जीतें दिखाती हैं कि टीम सही ट्रैक पर है, भले ही यह जीत ओमान के खिलाफ थी। इससे उन्हें सुपर 4 की जो बड़े मैच आने वाले हैं उनके लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है। और ओमान के लिए? उनके लिए तो टूर्नामेंट खत्म हो गया बिना कोई मैच जीते। क्या कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं वो इस मैच से या पूरे टूर्नामेंट से? देखिए, हार तो हार है और टूर्नामेंट से बाहर होना तो निराशाजनक होता ही है, जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया। लेकिन ओमान इस मैच से सीख बहुत सकता है। उन्होंने दिखाया कि वो भारत जैसी टॉप टीम को टक्कर दे सकते हैं, उन्हें प्रेशर में डाल सकते हैं। कलीम और मिर्जा की बैटिंग उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, वो तो है। उन्हें अपनी बॉलिंग और फील्डिंग पर शायद और काम करना होगा, लेकिन बैटिंग में जो इंटेंट दिखाया वो फ्यूचर के लिए अच्छा साइन है। लेकिन क्या भारत के लिए सब कुछ परफेक्ट था? जीत तो मिल गई, पर क्या कुछ चिंता की बात भी है? हमारे सोर्सेज में कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, जीत अक्सर कमियों को छुपा देती है, लेकिन अच्छी टीमें उन पर भी ध्यान देती हैं। सही। ESPN क्रिकइन्फो के एनालिसिस को देखें तो भारत की बैटिंग टॉप ऑर्डर के बाद थोड़ी लड़खड़ा सी गई। सैमसन और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मिडिल और लोअर ऑर्डर से वो फिनिशिंग किक नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। अच्छा। विकेट जल्दी गिरे, बड़े हिट्स कम लगे। शायद इसीलिए भारत 188 पर ही रुक गया, जबकि एक टाइम पर लग रहा था कि 200 पार जा सकता है। हाँ, ये बात तो है। सुपर 4 में मजबूत टीमों के सामने ये कमी महंगी पड़ सकती है। ये तो हुई भारत की बैटिंग की बात। ओमान की तरफ क्या सुधार की जरूरत लगी? चेस करते हुए कहाँ चूक गए वो? ओमान के लिए NDTV स्पोर्ट्स और ESPN क्रिकइन्फो दोनों ने एक चीज नोट की, चेज में धीमी शुरुआत। हालांकि कलीम और मिर्जा ने बीच में कमाल की वापसी की, लेकिन T20 में वो रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर लगातार बना रहता है। शायद शुरू में थोड़ा और तेज खेलते तो आखिर में उतना दबाव नहीं होता। ओके। और फिर पार्टनरशिप टूटने के बाद वो मोमेंटम बनाए नहीं रख सके। आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स नहीं लगा पाए, जो ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी हो जाता है। तो मतलब दोनों ही टीमों के लिए इस मैच से कुछ लेसन्स हैं। भारत को अपना मिडिल और लोअर ऑर्डर बैटिंग को और मजबूत करना होगा, खासकर फिनिशिंग पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, उन्हें ये पक्का करना होगा कि अच्छी शुरुआत के बाद पारी बिखरे नहीं और आखिर तक रन रेट मेंटेन रहे। विकेटों का वो जो क्लस्टर में गिरना होता है उसे रोकना होगा। बड़े मैचों में ये बहुत फर्क डालता है। और ओमान को T20 में रन चेस की स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा। हाँ, उन्हें ये सीखना होगा कि बड़े टारगेट का पीछा करते हुए पारी को कैसे पेस करना है और उसे आखिर तक कैसे ले जाना है। शुरुआत धीमी ना हो और एंड में प्रेशर को कैसे बेहतर हैंडल करें, इस पर काम करना होगा। और हाँ, पार्टनरशिप को और लंबा कैसे खींचें, एक विकेट गिरने पर बिखरे नहीं, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटे, भारत ने ओमान को 21 रनों से हराया, ग्रुप ए टॉप किया।
अर्शदीप सिंह ने 100 T20 आए विकेट पूरे किए, पहले भारतीय पेसर बने। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ओमान ने आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा की शानदार हाफ सेंचुरीज की बदौलत जबरदस्त टक्कर दी, मैच को रोमांचक बनाया। बिल्कुल। भारत के बीच के ओवरों में विकेट लेने की क्षमता और पंड्या का वो कैच बहुत अहम साबित हुआ। सही। और दोनों टीमों के लिए कुछ एरियाज हैं जहां सुधार की गुंजाइश है। भारत के लिए मिडिल ऑर्डर बैटिंग और ओमान के लिए रन चेज मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया समरी। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जैसा हमने बात की, और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे सोर्सेस ने भी कहा कि भारत ने इस मैच को बेंच स्ट्रेंथ परखने और कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज किया। तो क्या इस मैच में खासकर प्रेशर वाले मोमेंट्स में कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट की सोच को सुपर 4 के लिए बदला होगा? क्या इस प्रयोग के नतीजों के बेस पर हमें आगे बड़े मैचों में भारत की प्लेइंग 11 या स्ट्रैटेजी में कुछ अनअपेक्षित बदलाव दिख सकते हैं? ये वाकई दिलचस्प सवाल है। अगर आपको ये इस पर वीडियो नजर पसंद आई रखनी है होगी। तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।